हम यूनिट 4 का अपनी जो क्लास नंबर देखा जाए तो 4th है, क्लास नंबर भी 4थी है। कैसे कि 4.1 होगी अपनी, 4.2 होगी, 4.3 ये क्लास अपनी करा चुके हैं। एक पहली क्लास में एक हुई थी और तीसरी क्लास में 4.3 को। ये सारी प्रश्नावली है, एक एक क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब इन्हीं के सभी प्रश्नावलियों के उदाहरण क्या कर रहे हैं, उदाहरण के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है कि क्या है, कैसे है उदाहरण। वैसे तो पहले कराना चाहिए, तो हम सभी को एक्सरसाइज के उदाहरणों को इकट्ठे करा देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रश्नावली में से आते हैं, बाई चांस कुछ क्वेश्चन से उदाहरण से भी आ जाते हैं। तो प्रश्नावली पढ़ने के बाद आपको उदाहरण ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अन्यथा यदि आपको उदाहरण पढ़ाई नहीं पड़ेंगे, साथ में पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको प्रश्नावली भी पढ़ानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन से उदाहरण कैसे भी होते हैं, उन्हें बिना पढ़ाई भी काम चल सकता है। जैसे कि इस पहले क्वेश्चन को देखें अपन, इसमें लिखा है कि जॉन और जीवंती, ये क्वेश्चन हम 4.2 यानी कि सेकंड क्लास में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं फुल डिटेल के साथ, यानी कि कितने कंचे थे, कितने क्या निकलना है, यानी पूरा प्रोसेस करा चुके हैं। अब इस वाली क्लास में आपको उदाहरण में कुछ ज़्यादा नहीं पूछना है, इसका आंसर दिया है ये होगा और यहाँ आपको बताना है ऐसे ये द्विघात समीकरण निकालना है केवल बस, यानी कि आपको ये कैलकुलेशन करना है। जो दी गई भाषा है इससे देखना है कि किस प्रकार से इसमें क्या बोला गया है और उस हिसाब से आपको एक समीकरण बनाना है, उसमें बताना है कि एक्स है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो पढ़ लेना आराम से, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यही काउंटिंग, यही नंबर्स जो इसमें लिखा है ना 124 वगैरह, जो भी एकदम फिक्स डाटा है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम आपको 4.2 में करा चुके हैं, जो कि वो बड़ा आगे तक हुआ है, यहाँ से भी आगे कराया गया है, पर इसे आपको केवल यहाँ तक ही करना है। ये समीकरण दिया है, यानी यही इसका उत्तर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है इसी का, क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो, ये क्वेश्चन है इसका, ये भी क्वेश्चन अपन करा चुके हैं। ठीक है, 4.2 में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से रुपए में दिन में एक निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने करा दिया आपको, इसे भी यहाँ समीकरण तक ही सॉल्व करना है। यहाँ पे बताना है कि एक्स है ना इस समीकरण में, उसका मतलब क्या है, एक्स है यहाँ खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, यहाँ तक बातें हैं और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड उदाहरण है, ये प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण है अपनी। ठीक है, इसी के उदाहरण है 4.1, इस प्रश्नावली के उदाहरण है। ठीक है, उसके सेकंड उदाहरण में आपको ये बात बताई गई है कि इसमें आपको द्विघात समीकरण बताने हैं कि द्विघात समीकरण क्या होंगे। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन उदाहरण दोगे। ये 3 क्वेश्चन तो द्विघात समीकरण होंगे और ये, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें दो घात नहीं आएंगी, क्योंकि दो घात इधर आएगी एक इधर आएगी, दोनों आपस में कट जाएंगी और द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस सबसे सरल क्वेश्चन है अपनी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन है, इन्हें हम करा भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इसलिए परेशानी होने का और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करने का पूरी। ठीक है, प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे, परेशानी होगी। चलिए फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन उदाहरण का इसका बता दें कि या नहीं, रहने देते हैं, चलो करा ही देते हैं, परेशान ना हो आप। एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसके द्विघात समीकरण नहीं है उसके, इनमें से आपको एक फॉर्मूले बता देते हैं। ये क्या है, x+2 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। a+b का क्यूब क्या होगा, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये होगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, आप इसे आराम से इससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, परेशानी होने का। एक और फॉर्मूला है a - b², तो आप इसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये है a - b² होगा इसमें, इस वाले फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप इस समीकरण को खोल लेना, a² + b² - के 2ab। ठीक है, इन्हें आप कर लेना आराम से, हमें इस 4 क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, हम आप सीधे आप आएंगे इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाले हैं ना वो प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण है। ठीक है, किसके 4.2 का उदाहरण नंबर 3 है, ये 4.2 से है। ठीक है, इसको कैसे करना है, गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, एक्स के मान निकालने हैं। ठीक है, किस विधि से निकालने हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं उदाहरण का, और इसे समीकरण लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, 2x² - 5x + 3 = 0। हम ऐसा करते हैं, इसे हाफ पेज में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, अपन को एक, आप लोगों को लिखने का तरीका पता चल जाएगा,
तो मैं तो लिख देता हूँ, आप लोग फिर परेशानी करते हो खड़ी, ठीक है। चलिए इस समीकरण को गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं अपन, इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, और गुणा करने के बाद इससे सॉल्यूशन करते हैं, है कि नहीं। चलिए इसे हम इतना, इसे कैलकुलेशन के लिए बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लेंगे इस जगह पे उसी हिसाब से। तो देखो 2 का 3 से गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है। अभी हमें ऐसा अरेंज करना है कि गुणा करने पे 6 मिलना चाहिए, तो गुणा करने पे तो 6, पर जोड़ने पर या घटाने पर हमें 5 मिलना चाहिए। तो हम इन दोनों को माइनस के 5 तीन तीन 2 माइनस 3 माइनस की करके यहाँ रख लेंगे तो काम बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। 5 को लिख लिया हमने -2 -3 में, कोई दिक्कत, सही है। चलिए अब इसे जोड़ो, 2 कॉमन आएगा, नहीं आएगा ना, तो आप सिंपल x कॉमन लो, x कॉमन लो ओनली, तो यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से भी आपको क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा जी, कुछ नहीं मिलेगा, केवल -1 कॉमन मिलेगा, 2x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। x 2x माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद x माइनस के 1 बचेगा 0, इन्हें 0 के बराबर रखेंगे मूलों को, ठीक है। 0 के बराबर रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3, ठीक है, और x बराबर 3/2, ये इसका मूल होगा समीकरण का एक, और एक मूल यहाँ से निकलेगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण के 2 मूल होंगे, ठीक है। आप लिख देना समीकरण के था ये अभी मूल है, जो भी है उन्हें आप बता देना लिखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे देखते हैं। 4 क्वेश्चन है ये वाले, देखो इस क्वेश्चन को आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें लिखा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया है के मूल ज्ञात कर लें। तो इसमें आपको ये नहीं कहा है कि अलग से कह दिया हो कि आप गुणनखंड विधि से करो, इसलिए आप इसे किससे करोगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें समीकरण है वो 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, और इसके लिए हमने एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इससे आपको 2 मूल मिलेंगे, वो क्या मिलेगा, x के 2 मान मिलेंगे यहाँ से आपको, ठीक है। इस समीकरण के आपको क्या मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे। तो कुछ नहीं है, आराम से आप यहाँ से ABC ये वैल्यू इसकी समीकरण की, ये समीकरण है ना, इस समीकरण की आप नॉर्मल समीकरण से तुलना करना है, और तुलना करने के बाद a की वैल्यू 6 निकलेगी, b की वैल्यू माइनस के 1 निकलेगी, सी की वैल्यू माइनस के 2 निकलेगी, ठीक है। इसके गुणा में कुछ नहीं है तो इसके गुणा में मान लेंगे 1, ठीक है। ये इनके मानों को आपको यहाँ रख लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चौथा 5वां दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आप मैं चौथे क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन सरल है, आप 5वें क्वेश्चन को कराते हैं क्योंकि इसमें एक रूट दिया है, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चौथे को आप रहने देते हैं हम यहीं पे, आप खुद करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम आपको एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो इतने क्वेश्चन तो किए तो आपसे गुंजाइश होगी कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। चलिए यदि नहीं होता है तो आप मैसेज कर देना जिस वीडियो पे बॉक्स में, यदि आप नहीं हो पा रहे हैं तो हम अगली प्रश्नावली चालू करेंगे, 5 करेंगे या 3 करेंगे, उसमें इन क्वेश्चंस को आपको जो छोड़ दिए हैं उन्हें करा देंगे, ठीक है। तो परेशानी होने का, चलिए ये समीकरण आपको दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया है आपको 3x स्क्वायर माइनस के रूट 6 है, रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0, अतः द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, तो a बराबर क्या निकलेगा 3 निकलेगा, b बराबर क्या निकलेगा माइनस के 2 रूट 6 निकलेगा, और c बराबर 2 निकलेगा, ठीक है। अब इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रखेंगे, x बराबर क्या फॉर्मूला माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, ठीक है। इस फॉर्मूला को अब इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रखते हैं मूल, x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू 2 रूट 6 इसका वर्ग माइनस के 4, ए की वैल्यू क्या है 3 है, और सी की वैल्यू है वो 2, ठीक है। ये लिखे इसके बटे हम लिखेंगे 2, ए की वैल्यू 2 हो गया। अब इस समीकरण को आराम से सॉल्व कर लो और अपने आराम से मूल निकल जाएंगे, तो परेशानी होना है, केवल मूल ही निकालने हैं, तो मूल निकालने तो आराम से मूल निकल जाएंगे अपने। क्या आएगा 2 रूट 6 यहाँ से निकलेगा, माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो बराबर का साइन होता है ना, जो बीच वाला डिवाइडर लाइन होती है अपनी विभाजकता की, इसके बराबर में होना चाहिए, ये नहीं कि बराबर यहाँ लगा दिया लाइन यहाँ लगा दी, तो इसे गलत माना जाता है, ठीक है। प्लस माइनस अब इसे वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हट
ये वाला रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग सीधा 2 हो जाएगा, वर्ग से माइनस तो उठ ही जाएगी रूट में, 2 का वर्ग करेंगे 2 से 4 हो गया और 6 पे से रूट हट जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ से इनका आपस में आप गुणा करो तो गुणा कर लो, नहीं तो अभी फिलहाल में ऐसा ही रहने दो। इससे क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे होना जाना कुछ नहीं है, इसके ये सरल ही हो गया ये तो। यहाँ देखो देखो यहाँ 6 ये 6 ये 4 है और ये भी 6 4 है, यानी दोनों संख्या बराबर हैं। कहीं पे भी देख लो आप, 2 में से 2 गई तो क्या बचा 0, यानी 6 चौके 24 ये भी है और 24 ही ये है, तो 24 में तो 24 खत्म, यानी कि इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। 2 रूट 6 प्लस माइनस 0 और रूट 0 की वैल्यू 0 ही होगी और 2 गुणा 2 ये हो गया। इससे क्या निकल के आता है 2 रूट 6 अपॉन 2 गुणा 2, इससे इसे काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं है, चलो बढ़िया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये समीकरण से हमें मिला है ना, वो मिला रूट 6/2। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 6 को और खंडन करके या और सरल बना लो, या तो अपना आंसर यही छोड़ो प्लस माइनस में रूट 6/2, या और सरल बना तो और बना सकते हैं। 6 को अपन 2 बार रूट 2 में 2 ऐसे लिख दो, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा रूट 2, ऐसे 6 को लिख सकते हो और 2 को आप 2 बार रूट टू लिख सकते हो और ये प्लस माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं इससे। ठीक है, ये प्लस माइनस ये वाली चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, इस प्लस माइनस के चक्कर में आंसर हमेशा प्लस माइनस में चलेगा। यहाँ पे 0 खत्म हो गई, अब इस प्लस माइनस को हम आगे शो करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब इस 1 से 1 कट जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा रूट 3/√2 प्लस माइनस, तो ये भी आंसर सही है अपना और ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो एक आंसर एक्स का, एक होगा प्लस के साथ √3/2, एक होगा माइनस के साथ √3/√2। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गए सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। कितनी है चौड़ाई है वो लंबाई से के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, तो अधिक है तो प्रार्थना कक्ष की गणना ज्ञात कीजिए, यानी कि चौड़ाई यदि x होगी तो लंबाई कितनी होगी 2x + 1 होगी। चलिए अब स्थिति मान ले सॉल्व करें डायरेक्ट, तो हम क्या कहेंगे, दिया है एक धर्मार्थ ट्रस्ट कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो हमने माना कि कक्ष की चौड़ाई कितनी होगी x है, तो हमने कि यदि चौड़ाई इतनी है कक्ष की तो लंबाई कितनी होगी दुगने से 1 अधिक। ठीक है, यदि दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, अब हमने कहा प्रश्नानुसार क्या कहेंगे कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला अभी तक मैंने लिखा नहीं था, डायरेक्ट लगा रहा था, तो ऐसे ही याद रखना आपसे। तो लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, बस अब इसी को कैलकुलेशन करना है हमें और समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए इसका इससे गुणा करेंगे 2x इसका, तो फिर इसका इससे करेंगे x, और यदि इसे भी इधर ले आए तो क्या आएगा 300 इधर आ जाए माइनस का हो जाएगा और 0। एक समीकरण बन गया। क्या बनेगा समीकरण बनेगा, समीकरण कौन सा है द्विघात समीकरण है। अब हम इस समीकरण को चेक करेंगे, क्या इस समीकरण को हमें आगे सॉल्व करना चाहिए, हो पाएगा या नहीं होगा, तो इसका हम क्या करेंगे विभक्त कर चेक करेंगे, विभक्त कर। ठीक है, विभक्त कर मतलब समीकरण का विभक्त कर करने पर क्या कहेंगे प्राप्त समीकरण का विभक्त कर करने पर। ठीक है, विभक्त करेंगे तो 20 - 4ac, ए की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 4 2 है और सी की वैल्यू -300 कितनी है -300। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो क्या निकलेगा एक, ये दोनों को क्या करेंगे 2 से गुणा 4 8, सॉरी सो नहीं हो पा रहा है, ये देखो यहाँ पे एक बी की वैल्यू रखी हमने, बी की वैल्यू इसका गुणज हुआ। ठीक है, 4 की जैसी 4, ए का गुणज जाना कि आगे वाली संख्या का और पीछे वाली संख्या बी सी है। अब हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, एक माइनस ये वाली माइनस दोनों गुणा होंगी प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 चौके 8, 8 दिया 24 0। ठीक है, अब इन देखेंगे तो ये हो गया 2401, ये भी किसी का एक वर्ग होता है अपने आप में 2401, पर हमें वर्ग से काम नहीं करना है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अब इसे या तो विभक्त कर करके आप चेक करना चाहते तो कर सकते हो, अन्यथा ये चीज़ बनना संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर विभक्त कर चेक कर लिया करो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी समीकरण है ना अपना ये पहला, इस समीकरण के हम क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे, तब श्रीधराचार्य
नियम से, ठीक है। क्या नियम है अपने सीधा अचर का, माइनस के बी इक्वल एक्स के माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए एक्स बराबर अब से सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है भाई समीकरण में, बी की वैल्यू 1 है प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, अन्यथा डायरेक्ट से हम इसी को लिख देंगे यहाँ वैल्यू, ठीक है। 4 2 माइनस के 300, ठीक है। विभक्त का चेक करने से देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम यहाँ विभक्त का नहीं चेक करते ना तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये विभक्त में चेक भी हो गया और पता भी चले गया। इसे विभक्त करते क्या पता चला हमसे कि इसके मूल तो होंगे वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, बड़ा है तो इसके मूल बराबर तो नहीं होंगे पर अलग अलग होंगे, ठीक है। आई समझ में, 0 से बड़ी संख्या तो मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे पर लेकिन वास्तविक होंगे। तो वही चीज़ हमें बतानी नहीं थी, हमें तो सॉल्व ही करना है, तो अब डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2a की वैल्यू कितनी है 2, चलिए अब हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, 1 की वर्ग करेंगे 1 आएगा प्लस माइनस इसकी जगह कितना है 2401 बटे 2 गुणा 2, 2401 है। ये अपने आप में किसी एक संख्या का वर्ग है, आप कैसे सोच पाएंगे किसका वर्ग है कि नहीं। ये क्या है अपना कि एक संख्या का वर्ग है, तो अब इसे याद करने के लिए या तो तुम्हें वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। वर्ग याद नहीं है तो आप वर्गमूल विधि आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नहीं जानते तो मैं इसे आपको वर्गमूल विधि आपने पढ़ी होगी इससे पहले भी कई बार। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके भी वर्गमूल विधि बता देता हूँ। चलिए इसमें है पेज में शायद जगह, चलिए अभी बताते हैं आपको, इधर बता देते हैं आपको अलग पेज में ही करना है क्योंकि ये फाइल को नहीं खराब करना है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 के, ठीक है। क्या करते हैं, किसी भी संख्या के पीछे से 2 के जोड़ा बनाते हैं, यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो 2 के जोड़ा में 0 बढ़ा लेते हैं, समझ में आए। यदि कोई वैल्यू अपनी सॉल्व नहीं हो पा रही पूरी, ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है। तो इसका तो यहीं तक सॉल्व हो जाएगा, आपको 0 बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं 2401, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो संख्या रखेंगे ना, यहाँ पे आगे वही संख्या ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली संख्या पर आंसर होगी। देखो ऐसा कोई संख्या लीजिए जो आपस में गुणा करने पे 24 से बड़ी ना होना चाहिए, किससे 24 से बड़ी ना हो। तो 5 से 5 करते तो 25 हो रहा है, तो अपन 4 से 4 करेंगे, ठीक है। 4 ही संख्या हमने यहाँ रख ली, 4 ही हमने यहाँ रख ली। अब 4 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। अब इसे इसमें से 24 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपन को, 8 मिलेगा, ठीक है। अब ये वाली 4 हमने ऊपर लिखी थी ना, इस 4 को इसके साथ जोड़ेंगे और यहाँ से आएगा ये 8 जोड़ के, ये दोनों संख्या 4 4 जोड़ के 8 आ गई, और 8 आ गई। अब हम इसके साथ 8 के साथ कुछ ऐसी संख्या रखेंगे जो इसमें और यहाँ पे उसी संख्या को यहाँ रखेंगे, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, अगला जोड़ा का उतारा भी ले लेंगे। अब जो हो रहा है 801, कितना हो रहा है 801, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक संख्या यहाँ रखी, यहाँ एक संख्या रखी। अब इस 9 का गुणा करेंगे 89 के साथ तो हमें 801 मिलेगा। देखो कैसे, 89 गुणा 9, ठीक है, 100 ऊपर है। चलिए देखो इसका अब गुणा करें तो देखिए 9 नंबर 81 की 1, ठीक है, 81 के 1, हाँ 8 आंसर लिखी आएगी, 9 8 72 और 72 8 80, देखिए आ रहा है। तो ये 9 बार जा रहा है, तो बस ऐसे ही हमने वही संख्या रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स हो सकता है, ठीक है। वही कट गया, तो इससे हमें पता चला कि किसी का वर्ग निकला 49 का। तो ऐसे हम इसका किसी भी संख्या का इसका रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल। यदि कोई संख्या फिक्स ना हो, एक रूल और देख लो, यदि कोई संख्या हमने मन से रख लिया, वैसे देखो 40 का वर्ग देखे होगे ना आप, 1600 होता है, कितना होता है 1600। तो हम 1600 ना लेके हम एक अलग संख्या लेके चलते हैं, एक ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा, फिर सॉल्व भी नहीं हो पाएगा इसमें। देखो हमने 1600 ना लेके हमने लिया है इसे 1500, जो कि अपने आप में किसी संख्या का ये वर्ग नहीं है, पर इतना पता पड़ रहा है कि 40 से कम आएगा ना इसका आंसर 1500 का, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखो, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। यदि मैं यहाँ 4 लिखूँ, यहाँ 4 लिखूँ तो 16 हो रहा है, नहीं होगा। तो मैं यहाँ 3 रखूँगा, यहाँ पे भी 3 ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 3 का भाग दे रहा हूँ तो उसी 3 को मैं ऊपर रख लेता हूँ आंसर के तौर पर। अब 3 का 3 से गुणा करूँगा तो आएगा 9, आएगा। 9 को 15 से घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इस 3 है ना, उसे लिखूंगा यहाँ पे, जोड़ूंगा और इससे 3 3 6 आ गया, ठीक है। इन दो जोड़ियों का 0 का हम उतारा लेंगे। उतारा लेने के बाद अब 6 के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसके साथ गुणा करने पर हमें 600 मिले या 600 से कम मिले, ऊपर ना मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे करा करेंगे, ऐसे 6 के साथ हमने हाईजेस्ट संख्या 9 रखी, ठीक है, और 9 6 54 होता है, ऐसे कितना मिल रहा है। हाँ, आगे वाली पीछे वाली संख्या का आगे वाली से कर लो, जिससे क्या हुआ, हमें जो दहाई इकाई जो भी होता है मतलब पहले वाला अंक मिल जाएगा, हमें 500 सैकड़ा वाला अंक मिल गया। अब हमें हाईजेस्ट पता चल गया कि इसे 540 हो रहा है, ठीक है। और 9 नंबर 81, 8 हासिल की बढ़ रही है, इसकी कितनी बढ़ रही है, 8 हासिल की बढ़ रही है। यदि मैं इसमें 8 जोड़ूंगा तो 8 जोड़ूंगा तो मुझे कितनी 12
ये और इधर से देखूंगा 62, यानी कि 60 से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 8 रख लेता हूँ, लगभग काम मेरे से चल जाएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं नहीं चलेगा तो हम कम कर देंगे, ठीक है। तो 8 रखा, यहाँ 8 रखा, 8 हुआ 2 64 की 4 हासिल की 6 बचती है अपनी, और 8 छेंगे 48, 48 में 6 जोड़ो, 49 50 51 52 53 54, ठीक है, और 54 हो गया। तो 8 से अपना काम चल गया, यानी कि 60 से 600 से कम ही गया, 400 544 हो रहा है, तो 544 हो रहा है तो कितनी बचेगी, 56 बचेगी घटने के बाद। कोई दिक्कत, 56 बचा है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ना 0 0 को तारा ले लो, 0 0 को तारा हमें क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू है ना, ये फिक्स वर्ग नहीं है अपने आप में, और फिक्स वर्ग नहीं है तो ये 48 का वर्ग तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ फॉन्ट लगा लेंगे जो एक्स्ट्रा जीरो बनाई है उनको सॉल्व करने के लिए, इसलिए वैल्यू को फॉन्ट में मान लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 2 अंक तक आपको सॉल्व करना, 2 अंक के बाद छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ 56 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो 8 का उतारा लिया था ना ऊपर वाला लिया, उसी 8 को फिर से रखेंगे, जोड़ेंगे, 8 8 16 6 16 1 7 72 76 होगी। अब ये 76 के सामने हमें 2 0 पहले तो इस पर उतारा ले लेना है, तो 2 के अंक में हमेशा उतारा लेना है। और अब हमें ऐसी 76 के साथ संख्या रखनी है कि इसका गुणा करें और तो इन दोनों के बराबर आए। कैसे, इससे बड़ी नहीं होना चाहिए, नीचे ही आए, यहाँ पे कोई भी एक संख्या रखोगे यहाँ पे, और एक उसी संख्या को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से 38 पॉइंट क्वेश्चन आंसर आएगा इसका, इसे सॉल्व करने हैं। तो आपको सभी को आते होंगे वैसे, हमने बताया, चलिए रहने देते हैं वैसे। अब यहाँ देखते हैं ये हमारा कितने का वर्ग निकला, 49 का, ठीक है। तो x बराबर 1 + 49 का वर्ग है, तो 49 आ गया है, और 2 × 2 इसे देखेंगे तो इनको एक बार क्या प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार प्लस के साथ देखेंगे तो 1 + 49/4, और इधर देखेंगे 1 + 49, ये प्लस साइन के साथ ले रहे हैं तो 50/4, यहाँ से देंगे 25/2 आएगा निकल के, तो उसे भाग चला जाएगा इसमें, देखो सॉरी दिखाई नहीं दिया, तो इसमें 2 से क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, तो ये आएगा। अगला एक आंसर निकलेगा, एक आंसर ये आ गया अपना, अगला एक आंसर और आएगा, ये आ जाएगा, वो माइनस ले लेंगे 48/4, सॉरी 49 ही रहेगा, तो अभी घटाने के बाद 48 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब घटाएंगे इसे तो क्या आएगा, 48 का आधा 24, यहाँ पे 2 माइनस के अभी भी जा रहा है, तो और दे देंगे -12। अगली वैल्यू हमारी x की है, तो x के 2 मान आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, 25/2, एक आ रहा है -12, ठीक है। तो अब इनमें से हम किसको मानेंगे, इसे तो अमान्य घोषित कर देंगे, अमान्य घोषित कर देंगे इसे वाले को, और इसे हम मान लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, आयो जो खेत था हमारा, कच्छ था, उसकी चौड़ाई है, ये क्या है, कच्छ की चौड़ाई x है कि नहीं, चौड़ाई तो मानी थी, और इसकी लंबाई क्या होगी, फिर लंबाई याद करना चाहे तो 25/2 + 1 × 2, यही तो था। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगी, उसके बाद 25 + 1 26 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी कच्छ की, ठीक है। और यही सॉल्व कर लेंगे, यही लिखना हमको हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो अगला देखें, अगला क्वेश्चन है अपना प्रार्थना कक्ष हो गया अपना 7th नंबर का। चलिए इसमें देखो कुछ नहीं बोला है, व्यक्त कर जांच करने के लिए बोला है कि समीकरण दिया है, व्यक्त कर देखना, यदि इसके मूल प्राप्त होते हैं तो आपको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। यदि इसके मूल मिल रहे हैं तो आपको मूल ज्ञात करने हैं, नहीं मिल रहे हैं तो मूल आपको ज्ञात करना ही नहीं है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। समीकरण हमको दिया है, क्या दिया है, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। ये समीकरण है। अब इसकी हमें निकालने हैं व्यक्त कर, ठीक है। अब व्यक्त कर ज्ञात करने हैं, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो व्यक्त कर के लिए तब प्रश्नानुसार, ठीक है, b² - 4ac, यहाँ से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू 3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं मानों को, तो मान रखेंगे तो b का मान लो क्या है, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब इसे सॉल्व करोगे आप, 4 चौके 16 मिलेगा, माइनस से वर्ग के चक्कर में आएगी नहीं, ठीक है। 2 चौके 8, 8 24, ठीक है, सही है, कोई गलती तो नहीं कर रहा अपन, ठीक किया है। चलिए तो यहाँ से मिलता है अपन को 8, वो भी किसका, माइनस का। अब वैल्यू माइनस का आने के साथ साथ इसका मतलब ये है कि ये मान है ना वो 0 से छोटा है, क्योंकि 0 तो पहले ही आ जाता है, उसके बाद -1 -2 -3 -4 आएगा, है कि नहीं। और यदि ऊपर जाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, तो ये 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो इसके लिए हम एक बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो समीकरण है ना वो हमारा 0 से छोटा है, तो हम यही कहेंगे कि मूल है जो कि अतः समीकरण के, अतः दत्त समीकरण या द्विघात समीकरण लिख दो आप, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, असमान काल्पनिक होंगे, बल्कि असमान अर्थात कह सकते हो आप काल्पनिक, माने हुए कह सकते हो अपने मन से, काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इसमें एक रूल पढ़ाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन का याद रखना, उस रूल को बहुत जरूरी है, यदि वो नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात की गई है, बस आपको थोड़ा रूल है, पहले इसका चित्र समझते हैं, भाषा के हिसाब से बना के क्या है इस चित्र में, क्या कहना चाह रहा है वो अपन पता चल जाएगा,
उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यानी क्या कह रहा है, 13 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ऐसा है, एक मान लीजिए एक वृत्ताकार पार्क है ये। ठीक है, आपको शो हो रहा है, ये वृत्ताकार पार्क है जिसमें 13 मीटर व्यास है। इसका व्यास होता है ये वाली लाइन जो एकदम केंद्र होता है ना, केंद्र से होकर सीधे गुजरती है, जिसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, 2 त्रिज्याओं से मिलकर व्यास बनता है, इसलिए व्यास को हम क्या कहते हैं, 2r। ठीक है, अब ये कहता है कि व्यास की परिसीमा, एक वृत्ताकार पार्क है, 13 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, ये कितना है, 13 मीटर। कोई दिक्कत। अब ये कहता है कि वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना, यानी कि इसकी वृत्ताकार जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री ये चारों तरफ, इस पे एक खंभा गाड़ना कहीं। ठीक है, और हम खंभा को हम पी पॉइंट बोल देते हैं, कोई पी पॉइंट होगा, वहां पे खंभा गाड़ना है। अब खंभे गाड़ने की कंडीशन क्या बताता है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, यानी कि ये व्यास है ना, इसके लास्ट पॉइंट है ना, ये वाली लास्ट पॉइंट, इन पे क्या बनाए, एक अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। मतलब ये कह रहा है एक फाटक ए यहाँ बना है और एक फाटक बी, फाटक का मतलब गेट बने हुए हैं। ठीक है, अब इन गेटों से क्या कह रहा है कि इस पॉइंट की दूरी है ना, वो ये पॉइंट की दूरी है ना, वो क्या दूरी तो पता नहीं कितनी है, पर इतना पता है यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर में है, कितनी है, x मीटर में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x + 7 मीटर में होगी। समझ में आई बात, कितनी होगी, x + 7 मीटर में होगी। ये कह रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में 7 का अंतर रहेगा, तभी तो होगा अंतर। जैसे यदि हम x + 7 में थे, x को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 7 मिलेगा और यही अंतर हमारा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, सही कह रहे हैं ना हम। तो ये बात होगी, पर हमें अब यहाँ से इस बात से देखते हुए हमें एक चीज़ पता चलेगा, वो पता क्या चलेगी, बात ये है कि कभी भी किसी भी वृत्त के यदि जो व्यास है ना, व्यास से कोई भी, यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे नहीं, हम यहाँ इस पॉइंट पे भी मानते हैं ना, ये पी को पॉइंट को, तो पी से यहाँ से ऐसे लाइन बनाते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन बनाते, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का कोण बनता, और चाहे यहाँ पे बनाओ तो भी एक 90 डिग्री का कोण बनता। और यदि हम एक अदर से लाइन के हैं, यदि हम यहाँ ना मानते, यहाँ मान लें, ठीक है, देखो यदि इस जगह पे मान लेना, तो यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनने से क्या मिलता है हमें, कि ये दोनों भुजाएं होती हैं ना, जो कोण के साथ होती हैं, कोण के साथ वाली भुजाएं होती है ना, ये भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है। यानी यदि एक आधार होगी तो एक क्या होगी, आधार इंटू लंब, लंब कहते हैं ना। तो यदि ये लंब है ना, तो ये आधार होगी भुजा, यदि ये लंब है तो ये आधार होगी भुजा, यानी एक दूसरे के लंब आधार होती हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी अपनी। इससे हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज है, इसके देखो अब रूप यदि मैं अच्छे से बताऊं आप लोगों को, तो ध्यान से देखना, ये एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। तो ये कर्ण वाली भुजा है जो 13 मीटर बताइए अपन को, यहाँ 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, और ये भुजा x + 7 है, तो ये भुजा x है, ये त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है, इसमें और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि हमें दिया है 13 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क। ठीक है, वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, माना कि बिंदु PB की दूरी x है, PB की दूरी x है, तो फिर क्या होगी, उसी प्रकार से जो लिखा है ना वही लिख देना है कि बिंदु AP की दूरी x + 7 होगी। ठीक है, जो लिखा है वो लिखना, बस PB की जगह AP, A से P की दूरी हमें बतानी है, ये होगी। ठीक है, अब हमें ये दूरी पता चल गया और हमें व्यास की भी पता है कि 13 मीटर का व्यास है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि त्रिभुज, किसमें कह रहे हैं, त्रिभुज। अब देखो ये वाला पॉइंट है ना 90 डिग्री वाला, इसे आपको ABP के बीच में लेके आना है। ठीक है, कैसे लिखना, APB लिखो या तो, या BPA लिखो, ऐसा नहीं लिखना कि PBA, ऐसा नहीं लिखना। हम जो कोण लेके चलते हैं ना, उसी कोण को हमेशा बीच में रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए कर्ण की हो जाती है अपनी 13 का वर्ग करोगे आप, लंब कितना था, लंब आप इसे मान लीजिए x + 7, कोई भी एक भी किसी भी साइड को आप लंब मान सकते हो। इसी को आप ऐसे देखोगे ना, तो आपको यहाँ से भी आपको त्रिभुज ही लगेगा, है क्या नहीं, तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज केवल घुमाने से ही बदल जाता है। तो इसमें दोनों भुजाएं लंब आधार कोई भी मान सकते हो। लंब आधार का मतलब होता है परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण अंकित करते होंगे। ठीक है, चलिए
यहाँ पे वैल्यू एक्स होगी आधार की, ये वाली एक्स आधार की। अब इन्हें हम खोल लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। कोई दिक्कत, चलिए एक्स स्क्वायर 7 का वर्ग 49 2ab, ठीक है 2 7 ये वाली लिखनी है। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये वाली संख्या बची। इधर देखो 169 होता है 13 का वर्ग। याद रखना, हमेशा वर्ग याद कर लेना, क्योंकि जब तक हमें कैलकुलेशन करनी है सुपरफास्ट तो उसके लिए हमें हर चीज़ आना चाहिए, ठीक है। 49 और इसे दोनों को जोड़ेंगे तो 14x वही 169। अब देखो इस पूरी वैल्यू की तरफ इस तरफ ले जाएं इसे नाम, तो क्या आएगा, 0 इधर बचेगा 2x स्क्वायर, इस तरफ से इधर लाएंगे ना इसे, इसमें तो 49 प्लस का हट जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा और 120 बचेगा, 49 खा जाएगा इसमें, तो ये वाली 49 खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्लस के 14x है, ठीक है। अब इसी समीकरण को हम पंटी के लिख ले, ऐसा कर लेते हैं 2x स्क्वायर इस तरह बना लेते हैं, 14x प्लस की माइनस की 120 बराबर समीकरण। इसे हम अरेंज कर लिया, बस इधर का इधर लिख लिया, इससे हमें पहले जैसा समीकरण शो हो जाने लगे, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें क्या कहना है, यदि कुछ अलग से बताना है तो ठीक है, पर यहाँ पे पूछा क्या हमसे, देखो क्या ऐसा करना संभव है, यदि अंतर 7 मीटर है तो यदि ऐसा करना संभव है, तो यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो ये बताने के लिए आपको इस समीकरण के क्या निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे। मूल के लिए आप सीधा करो, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 14 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 120। समीकरण को आप द्विघात श्रीधराचार्य से आप सॉल्व करो, ठीक है। इसे फॉर्मूला में रखो, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। चलिए बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू है 14, माइनस की तो माइनस की प्लस माइनस रूट के अंदर देखो बी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, कोई दिक्कत। चलिए माइनस, अब इनका मैं आपस में गुणा करके पहले से रख दूं, तो 4 का गुणा करना है ए के साथ यानी कि 8, 8 का 12 8 96 यानी कि 960 आना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ नीचे देखेंगे 2 और ए की वैल्यू है 2, 4 आएगी, ये हो गया। अब इस कैलकुलेशन को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ एक पेज पे, जिससे क्या होगा अपने लोगों को सॉल्व करने में सरलता होगी, ठीक है। तो आप कैसा करोगे, माइनस का आ रहा है पहली बात तो, और ये माइनस का आ रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, इसके मूल निकालना संभव ही नहीं है कि नहीं, तो अपन विभक्त कर ही कर लेते हैं, ऐसा क्यों करें, मूल निकालना संभव ही नहीं हो पा रहा है तो छोड़ो ना, क्यों इतना बड़ी बात ही नहीं कर रहे, ये वैल्यू माइनस में आ रही है कि नहीं। तो इसे ख़त्म करो यहीं पे, आप इसे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ से इतना पता चल रहा है कि वैल्यू माइनस में आएगी, पर घटा ही लेते हैं। देखो यहाँ एक विभक्त कर की वैल्यू लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस की 4ac कितना आ रहा है, यहाँ से देखो आप इस वैल्यू को नहीं करना, पहले विभक्त का चेक कर लेना, ठीक है। संभव हो तो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, यही गलती हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि विभक्त का चेक कर लेना। अब काटूंगा तो ये वो तो है नहीं, कीबोर्ड हो अपने पास, ब्लैंक बोर्ड होता है तो मिटा देते हाल, ये नहीं करना, ऐसा कर लो, इसे में मिटाना बेकार लगेगा, इसलिए आप इसे रहने दीजिएगा। अब यहाँ से मान लेना, या वो कैलकुलेशन तो अपना कोई ना कहीं करनी थी, यहाँ पे पता चल रहा है तो यहाँ से मान लेंगे, इसके मूल संभव ही नहीं कर सकते हम, यानी कि फिक्स मूल नहीं बैठेंगे, ये समीकरण बन नहीं पाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखें इस समीकरण को, तो 96 में तो 196 घटाएंगे तो देखो 0 में तो 6 जाएगा, कितने बचेंगे 4, यानी कि 10 में 6 गया। अब हमने कि 6 एक इसने ले ली थी, 5 बची, 5 में तो 9 हो जाएगा यानी कि 15 में यानी 6 बचेगी, और यहाँ इसने एक ली थी, यहाँ 8 में से 1 जाएगी यानी कि 7 बचेगा, माइनस 477 बच रहा है, जो कि 0 से क्या छोटा है। तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और कैसे होंगे, असमान होंगे, अर्थात देखा जाए काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये बातें आप लिख देना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, आप उसे और देख लें, जिससे अपनी क्लास पूरी होगी। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, केवल हमें वही काम करना है, ये समीकरण दिया है, इसके विभक्त कर ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान से, ये सो रहा है, अब देखो ये समीकरण दिया है, समीकरण के हमें क्या करना है, विभक्त कर ज्ञात करने हैं। क्या करना है, विभक्त कर यानी कि वो समीकरण है, अपना फॉर्मूला है 4ac, इसके बराबर में क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन 0, इसे लेस देन बोलते हैं, घटता हुआ इसे बढ़ता हुआ इसे 0। इसके बाद ये सिंबल्स के साथ हम देखते हैं कि वैल्यू इसकी क्या आ रही है, उसके हिसाब से साइन लगाते हैं, ठीक है। वो भी किसके रिस्पेक्ट में, बराबर आएगी, सॉरी 0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ये देना, अब यदि ये कह रहा है यदि इसके विभक्त ज्ञात किए जा सकते हैं ना, तो फिर इसके मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। यदि यदि वे वास्तविक है, वास्तविक क्या है, वास्तविक का मतलब क्या है, या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़े हैं, तो उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है। ना कि ये नहीं होना चाहिए कि मान है ना वो माइनस में नहीं आना चाहिए, 0 से छोटे नहीं होना चाहिए, जो अभी अगले क्वेश्चन में अपने साथ हुआ था 8 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ हमें दिया है समीकरण है वह 3x स्क्वायर माइनस की 2x प्लस के 1/3 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण के विभक्त जांच करने पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये देखो ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू माइनस के 2, सी की वैल्यू 1/3। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे बी ए की वैल्यू माइनस के 2 का वर्ग -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। इस 3 से ये 3 कट गई तो निकलता है ये 4, और इधर से निकलता है ये 4, ठीक है। तो बराबर पता चलता है क्या, 0 पता चल रहा है हमें। अब 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे, अतः इसके
मूल कैसे होंगे, बराबर तथा वास्तविक होंगे, ठीक है। तब प्रश्नानुसार अब इसी तरह चला लगा दें, या डायरेक्ट समीकरण को भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं तो सीधा चार्ज से कर लो। सीधा सर्च ही करते हैं, हम खत्म करते हैं कहानी से। अपने ये फैक्टर वाला रूल तो अपने सॉल्व कर ही लिया है ना, कि विभक्त का तो चेक कर ही लिया, डायरेक्ट लगा ले, सीधी तरह चाहते डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एस अपॉन के 2 रहेगा। यहाँ से देखेंगे तो बी की वैल्यू है कितनी है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 रखेंगे यहाँ, प्लस माइनस यहाँ आएगा। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, क्या निकल कर आ रही है 0, जो कि हमने अभी सॉल्व की थी, यहाँ से लिख लिया, ठीक है। चलिए नीचे है 2, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, कोई दिक्कत। चलिए माइनस के 2, अब ये माइनस की 2 है ना, ये भी प्लस माइनस के साथ है, ठीक है। तो यदि इसका प्लस के साथ एक बार फैक्टर, एक बार माइनस के साथ फैक्टर होगा, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, ऐसा सिंबल्स बन जाएंगे 2/3, ठीक है। तो आप इसे कुछ ना करें, इतना के लिए आप 2 से 2 काट दें, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक्स के साथ माइनस प्लस के साथ आंसर आएंगे, इसके समान वास्तविक होंगे, यही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए ये अपने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अपने ध्यान रखिए, नोट से जरूर बनाइए प्रॉपर, जिससे अपन को याद रहे हमेशा कि हमने क्या करना है। रिवीजन के ठीक रहेगा, रिवीजन करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। ओके बाय।